Assalamu alaikum students. Well, this is Javeria Asif from SSAT Degree College from the Department of Computer Sciences. Today we are going to discuss chapter number 2, which is algorithms and flowchart, and this is our lecture number 4 for class 2nd year. And in this lecture we are going to discuss about advantages of flowchart, disadvantages of flowchart, and types of flowchart. So far we have discussed about flowcharts, flowchart notations, symbols that uses in flowchart, and many more things in the last lecture. हमने कुछ flowcharts देखे थे जो कि हम एक नॉर्मल रूटीन पे डिज़ाइन किए थे. तो आज ये सवाल आपसे पूछती हूँ कि आपको flowchart की डेफिनेशन याद है? डू यू रिमेम्बर flowchart? Flowchart definition. So अगर याद नहीं है तो आई एम गोइंग टू रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ फ्लोचार्ट फॉर यू, ताकि आगे जब हम टाइप्स ऑफ फ्लोचार्ट डिस्कस करें तो आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो. So what is flowchart? Flowchart is basically a graphical representation, or you can say it is a formalized graphical representation of logic of sequence, work or manufacturing process, organization chart, or similar formalized structure. The purpose of a flowchart is to provide people with a language or reference point when dealing with a project or process. फ्लोचार्ट क्या होता है? बेसिकली एल्गोरिथम हमने डिस्कस किया था. एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स जो हमें कैरी करने होते हैं. सीक्वेंस के अंदर एक एल्गोरिथम लिखा जाता है. बिल्कुल ही सिंपल से एल्गोरिथम्स देखे थे हमने लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर. फ्लोचार्ट हमारे पास, जब भी फ्लोचार्ट की बात आए फौरन जहन में आना चाहिए कि एक डायग्राम की फॉर्म में जब भी हम अपनी लॉजिक को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हम फ्लोचार्ट के थ्रू करेंगे. ठीक है. वर्क और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आपका सॉफ्टवेयर, आपका प्रोडक्ट काम किस तरह से कर रहा है, या आपका प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है, कि क्या फ्लो है आपके प्रोग्राम का, तो ये हमें कौन बताता है? ये हमें फ्लोचार्ट बताता है. बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? अपने वर्क फ्लो का एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना के रखती है, जिसमें हमें पता चल रहा होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के वर्क फ्लो का चार्ट ये है. फ्लो चार्ट देख के हमें पता चल जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का वर्क फ्लो क्या है. और सिमिलर फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर, इस तरह के और भी फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर हैं. द पर्पज ऑफ अ फ्लो चार्ट इज टू प्रोवाइड पीपल विद अ लैंग्वेज और रेफरेंस पॉइंट व्हेन डीलिंग विद अ प्रोजेक्ट और प्रोसेस. हमारे पास बेसिकली जब हम एक प्रोजेक्ट बनाने जाते हैं तो सबसे पहले हम करते हैं एक रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं प्रोजेक्ट के लिए, कि बेसिकली हमारा क्लाइंट हमसे चाहता क्या है, क्या बनवाना चाहता है. जिस तरह हमारे पास हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं और कहते हैं कि प्रोग्राम करें, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास क्वेश्चन तो होता है, लेकिन फिर हम और मज़ीद इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं ताकि हमें प्रोडक्ट की क्लैरिफिकेशन हो सके. सॉफ्टवेयर सिस्टम जब डेवलप करने जाएं तो हमारे पास हमारे जहन में कोई एम्बिगिटी ना हो. तो जब हम उससे इन्फॉर्मेशन लेने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी यूज़र स्टोरीज को हम फ्लोचार्ट के अंदर लिख लेते हैं. फ्लोचार्ट के अंदर डायग्राम की फॉर्म में जब बना लेते हैं तो हमारे पास बहुत ही आसान हो जाता है एक सॉफ्टवेयर को समझना कि एक सॉफ्टवेयर किस फ्लो में वर्क कर रहा होगा. बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको एक ऑब्जेक्ट दिया जाता है प्रोग्राम लिखने के लिए, तो बेसिकली आपने उसका फ्लोचार्ट बना लिया या आपने उसका एल्गोरिथम डिज़ाइन कर लिया तो आपके लिए सोर्स कोड या कोड करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है. क्योंकि फ्लोचार्ट से आपकी लॉजिक क्लियर हो जाती है कि एक्चुअली प्रोग्राम करेगा क्या और प्रोग्राम किस फ्लो में कंट्रोल होगा या कौन सा फ्लो होगा जो प्रोग्राम में यूज़ हो रहा है. ठीक है. फ्लोचार्ट एम्बिगिटी ख़त्म करने के लिए होता है. यूज़र को हम एज अ डॉक्यूमेंट दिखा रहे होते हैं और हम खुद भी उसको एज अ डॉक्यूमेंट ले रहे होते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने का. ठीक. तो हमारे हम आज डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लोचार्ट. टाइप्स ऑफ फ्लोचार्ट, किस तरह के फ्लोचार्ट होते हैं या कौन कौन से फ्लोचार्ट होते हैं. So first we have sequential flowchart, then we have secondly branch or jump flowchart जिसको हम बोलते हैं. Third we have loop flowchart. Fourth we have nested loop in a flowchart.
डिस्कस अबाउट सीक्वेंशियल फ्लोचार्ट। हम एक एक करके तमाम टाइप्स को देखेंगे। सीक्वेंशियल फ्लोचार्ट नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक ऐसा फ्लोचार्ट जो सीक्वेंस के अंदर लॉजिक को, इंस्ट्रक्शंस को मैनिपुलेट कर रहा होगा। ठीक है, सीक्वेंशियल का मतलब ही ये है स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन। दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फ्लोचार्ट। बहुत ही आसान होता है। सबसे सिंपल अगर कहें तो वो एक सीक्वेंशियल फ्लोचार्ट होता है जिसमें आपके पास ना तो कोई डिसीजन बॉक्स होता है। डिसीजन बॉक्स मतलब डिसीजन बॉक्स के अंदर क्या चेक कर रहे होते हैं, फर्स्ट की कंडीशंस चेक कर रहे होते हैं कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हो तो हम डिसीजन बॉक्स यूज करते हैं। देन वी हैव ब्रांचेस और लूप्स। ब्रांचेस मतलब जब आपके पास या तो यस होगा, इफ की जब हम कंडीशन लगाते हैं तो या तो यस निकलता है उसका आंसर या तो नो निकलता है, उसको हम कहते हैं ब्रांचेस। या तो यस या तो नो, तो वो हमारे पास कहलाती है ब्रांचेस। और लूप, एक ही काम को रिपीटेटिवली करना लूप कहलाता है। ठीक है, अगर आपको काउंटिंग प्रिंट करानी है तो आप लॉजिक या कोड एक ही मरतबा लिखेंगे और लूप को बाकी का काम हैंडल करने के लिए लूप लगा देंगे। ठीक है, अब लूप का काम है कि आपकी काउंटिंग को बार बार प्रिंट कराएं। ठीक है, आपने कोड एक ही मरतबा लिखा है। ठीक, तो एक ही काम को जब रिपीटेटिवली करने की बात आती है तो तब हम लूप्स यूज करते हैं। लेकिन हमारे पास सीक्वेंशियल फ्लोचार्ट में क्या होता है, ना तो कोई डिसीजन बॉक्स होते हैं, ना कोई ब्रांचेस निकल रही होती है और ना ही कोई लूप होता है। सीक्वेंशियल मतलब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही एग्जीक्यूट होगा, स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन। ना तो कोई डिसीजन बॉक्स होगा उसके अंदर, ना कोई ब्रांचेस होगी, ना कोई लूप्स होगा। यहाँ आप फ्लो चार्ट देख सकते हैं, बिल्कुल स्टेप सीक्वेंस में कैरी होता है। ठीक है, यहाँ स्टार्ट हुआ मेरा फ्लो चार्ट, फिर मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर कराए हैं n1 और n2 के नाम से, और एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया है जिसका नाम है सम। डिक्लेयर कराने का मतलब मैं अपने वेरिएबल को वैल्यूज इनिशियलाइज नहीं कर रही, सिर्फ वेरिएबल को मैं डिक्लेयर करा, वैल्यूज नहीं। फिर मैंने रीड कराई है वैल्यूज यूजर से n1 और n2, और अब मैं उन वैल्यूज को लेते हुए सम कैलकुलेट कर रही हूँ। उसके बाद मेरा काम है उस सम को डिस्प्ले कर देना, और इसके बाद मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया स्टॉप प्रोग्राम। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कोई डिसीजन बॉक्स नहीं आ रहा, यहाँ कोई ब्रांचेस नहीं निकल रही, और ना ही यहाँ पे कोई लूप क्रिएट हो रहा है। ये बहुत ही सीक्वेंस में, ये वाला स्टेप खत्म होगा तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ये खत्म होगा तो ये, देन ये, लाइन बाय लाइन तमाम स्टेप्स कैरी होंगे। सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट में बिल्कुल यही होता है कि तमाम स्टेप्स लाइन बाय लाइन कैरी आउट होते हैं। देन वी हैव ब्रांच फ्लो चार्ट। ब्रांच फ्लो चार्ट, इन दिस टाइप one or more decision boxes are introduced and the action taken depends upon the whether the result of first the decision is yes or no। इसमें हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास कोई एक चीज ट्रू होती है, कोई एक कंडीशन ट्रू होती है तो मेरे पास यस एग्जीक्यूट हो जाता है, और अगर फॉल्स होती है तो नो एग्जीक्यूट हो जाता है। डिपेंड करता है कि मैंने लॉजिक क्या लगाई है। इफ एल्स की बात आएगी तो हमेशा याद रखिएगा कि हम एक से ज़्यादा कंडीशंस पे काम कर रहे हैं, या एक से ज़्यादा कंडीशन चेक कराना चाह रहे हैं, या कोई ऐसा मेरे पास प्रोग्राम है जिसमें मैं चाहती हूँ कि ये मल्टीपल लाइन एग्जीक्यूट हो जब ये हो तो। ठीक है, अगर मेरे पास 1 आए तो सम प्रिंट हो जाए, और अगर 2 आए तो ग्रेटर नंबर प्रिंट हो जाए। सही है, दो डिसीजन। ठीक है, आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपके फ्लो चार्ट में कोई ब्रांच है, ब्रांच फ्लो चार्ट है। ये जो डिसीजन बॉक्स है ये आपको ये बता रहा है कि ये आपका फ्लो चार्ट ब्रांच फ्लो चार्ट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो कैलकुलेट कर दें प्रॉफिट, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो कैलकुलेट कर दें लॉस। ठीक, सबसे पहले हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, फिर हमने इनकम रीड की यूजर की, फिर रीड की कॉस्ट। उसके बाद हम कंपेयर करा रहे हैं कि अगर इनकम बड़ी हो या बराबर हो कॉस्ट से तो आप बोले कि यूजर को प्रॉफिट हुआ है, अगर छोटी हो तो प्रिंट करा दे लॉस हुआ। यहाँ पे मेरे पास दो कंडीशन है, तभी ये मेरे पास ब्रांच फ्लो चार्ट है जिसमें हम कंडीशन चेक कर रहे होते हैं। यस और नो के अंदर ब्रांचेस निकल रही होती है, मेरे पास ब्रांच फ्लो चार्ट कहलाता है। Then we have loop flowchart. A
loop represents a procedure which may be represented a definite or indefinite number of times. एक ऐसी चीज जो कि या तो डेफिनेट नंबर ऑफ टाइम चलेगी या इनडेफिनेट नंबर ऑफ टाइम चलेगी, या तो 10 टाइम चलेगी या मल्टीपल टाइम चलेगी, जिसका नंबर हमें नहीं पता। ठीक है, लूप क्या करता है, एक ही चीज को बार बार रिपीट करवाने के लिए, एक ही प्रोसीजर को बार बार कराने के लिए मैं लूप यूज करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव स्टार्ट या बिगिन भी बोल सकते हैं, और मेरे पास एक काउंटर लगा हुआ है। देन मेरे पास आउटपुट के लिए एक काउंटर लगा हुआ है, फिर काउंटर प्लस प्लस हो रहा है, फिर कंडीशन चेक हो रही है कि अगर काउंटर लेस देन या बराबर हो 10 से तो ये वापस चला है। ये लूप है, जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक ये वापस से एग्जीक्यूट होता रहेगा, जैसे ही ये फॉल्स होगा तो ये टर्मिनेट होगा। लूप का काम ही ये होता है कि एक चीज को बार बार रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करना। ठीक है, जब मेरे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो मेरे पास ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ये लूप एंड हो जाएगा। देन वी हैव नेस्टेड लूप फ्लो चार्ट। नेस्टेड का मतलब ही ये है कि आपके पास एक से ज्यादा लूप है प्रोग्राम के अंदर। Initially nested for loop evaluates outer for loop text expression and evaluates only once. If the condition is true, the flow control jumps to the inner for loop. मेरे पास क्या होता है, सबसे पहले अगर आपने दो nested loop लगाए हुए हैं तो nested का मतलब है पहले जो outer loop है वो चेक होगा, अगर वो true होगा तो फिर inner loop चेक होगा, और inner loop true होगा तो फिर जो inner loop के अंदर statements लिखी हुई होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, फिर दोबारा वापस कंट्रोल जाएगा आउटर लूप के अंदर, फिर दोबारा आउटर लूप की कंडीशन चेक होगी, और फिर अगर कंडीशन दोबारा ट्रू हो गई फिर दोबारा प्रोग्राम का कंट्रोल इनर लूप के अंदर जाएगा, और उसके बाद प्रोग्राम फिर वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, फिर दोबारा आउटर लूप को चेक करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो इनर लूप के अंदर नहीं जाएगा, स्टेटमेंट्स को प्रिंट नहीं करेगा। ठीक, ये मेरे पास कुछ नेस्टेड फ्लो चार्ट की एग्जाम्पल है। सबसे पहले मेरे पास स्टार्ट हुआ 1 से लूप, और ये लूप चलेगा लेस देन 9 तक, और इंक्रीमेंट हो रहा है मेरे पास अगर j 0 हो। अब ये i जो है वो आउटर लूप है, और ये j जो है मेरे पास वो इनर लूप है। ठीक है, i एक बार चलेगा और j जो है मेरे पास लेट्स सपोज 5 टाइम चलेगा, और फिर मेरे पास i इंक्रीमेंट होगा। जब j पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद आउटर लूप मेरे पास इंक्रीमेंट हो रहा होगा। ठीक है, लेट सपोज कि मुझे पहले लूप को 1 से लेकर 4 टाइम चलाना है, और इनर लूप को मुझे चलाना है 1 से लेकर 2 टाइम तक। तो सबसे पहले जब मेरे पास आएगा i तो उसके पास 1 होगा, 1 और मेरा आउटर लूप 1 टाइम चलेगा और मेरा इनर लूप 2 टाइम चलेगा। सेकेंड आइट्रेशन पे मेरा आउटर लूप 1 टाइम ही चलेगा, लेकिन मेरा इनर लूप जो है वो 2 टाइम चलेगा। थर्ड आइट्रेशन पे मेरा आउटर लूप एक ही टाइम चलेगा, लेकिन मेरा इनर लूप 2 टाइम चलेगा। ठीक है, इस तरह से काम। अब आपका काम ये है, आपका टास्क ये है कि आपने फ्लो चार्टिंग रूल्स बुक से रीच करने हैं, जो कि पेज नंबर 36 पे हैं, और फिर हम वो फ्लो चार्टिंग रूल्स क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। Now we are going to discuss the advantages of flowchart. Flowchart बनाने के advantages क्या हैं या क्या फायदे होते हैं flowchart को बनाने के। So first we have effective analysis. Effective analysis of logical programs can be easily done with the help of related flowchart. जब भी हम एनालिसिस की बात करें, किसी डॉक्यूमेंट को एनालाइज कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो फ्लो चार्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मदद देते हैं एक प्रोग्राम की लॉजिक को प्रोग्राम की लॉजिक का एनालिसिस करने में। और ये बहुत ही आसान हो जाता है जबकि हमारे पास एक फ्लो चार्ट हो, क्योंकि हमें अपने प्रोग्राम का फ्लो पता चल रहा होता है फ्लो चार्ट में, जिसके ज़रिए से हमारे पास एनालिसिस करना आसान हो जाता है। सेकेंड वी हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। मैंने पहले भी बात की थी जब हम डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, और आपको दिखाई भी थी कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से होती है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मल्टीपल डायग्राम्स होती हैं जो हम बनाते हैं, ताकि मेरे पास मेरे क्लाइंट को भी चीज़ें क्लियर हो रही हों, और मेरे डेवलपर को भी क्लियर हो, और मेरे एंड यूजर्स को भी मेरी
फ्लो के बारे में पता चला। फ्लो चार्ट प्रोवाइड्स बेटर एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज सच एज कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग, मेंटेनिंग रिलेटेड प्रोग्राम रिकॉर्ड्स। इसमें हम प्रोग्राम के रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन कर रहे होते हैं, जिस तरह के प्रोग्राम किस तरह से काम करेगा, कौन से इनपुट वेरिएबल्स है, कौन से आउटपुट वेरिएबल्स है, प्रोग्राम का बिहेवियर क्या होगा, प्रोग्राम आउटपुट क्या देगा, प्रोग्राम की इनपुट की नेचर क्या है, डेटा टाइप्स कौन सी यूज हो रही है, हमें किस टाइप का डेटा इनपुट देना है, ये तमाम चीज़ें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होता है। टेस्टिंग अब फ्लो चार्ट हैज इन द टेस्टिंग प्रोसेस। जब कोई एरर आ जाता है मेरे पास तो हम प्रोग्राम की लॉजिक बैठ के चेक करते हैं। तो फ्लो चार्ट जो होता है वो डिबगिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। हम ये देखते हैं कि कहीं हमसे कोई लॉजिकल मिस्टेक तो नहीं हो गई है प्रोग्राम डिज़ाइन करते वक्त। तो टेस्टिंग में भी हमारे पास फ्लो चार्ट का एक बहुत ही अहम किरदार होता है। Fourth, we have efficient program maintenance. The maintenance of the program become very easy with the help of flowchart. प्रोग्राम को मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है flowchart की मदद से। Then we have advantages of flowchart continue. Fifth advantage of flowchart is communication. A flowchart is a better way of communicating the logic of program. एक logic को represent करने का बेहतरीन तरीका है कि आप flowchart बना सकते हैं। Synthesis flowchart is used as working models and designing new programs and software systems. मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम क्लाइंट से रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे होते हैं तो हम फ्लोचार्ट्स बनाते हैं। उससे क्या होता है, हमारी एम्बिग्यूटीज भी क्लियर हो रही होती है और क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी क्लियर हो रही होती है कि एक्चुअली क्लाइंट किस तरह का प्रोग्राम बनवाना चाहता है। तो फ्लोचार्ट बना लेते हैं तो हमें फ्लो पता चल जाता है प्रोग्राम का, ताकि हम डेवलपमेंट के वक्त कंफ्यूज ना हो, हमारे दिमाग में कोई एम्बिग्यूटी ना रह जाए। इसलिए फ्लोचार्ट हमें एज अ मॉडल काम कर रहे होते हैं डिज़ाइनिंग के वक्त प्रोग्राम। एफिशिएंट कोडिंग, अगर आपने एल्गोरिथम डिज़ाइन कर लिया, अगर आपने फ्लो चार्ट लिख लिया तो कोडिंग करना कोई भी मसला नहीं है। आपने स्टेप्स निकाल लिए हैं कि आपको स्टेप्स कौन से फॉलो करने हैं, बस आपको सिंपल कोड करना है। अगर आपके पास एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट होता है तो इंतहाई आसान हो जाता है कोड करना। प्रॉपर डिबगिंग, फ्लो चार्ट हैज बीन डिबगिंग प्रोसेस। टेस्टिंग और डिबगिंग एक चीज़ नहीं होती, बट टेस्टिंग हम कह सकते हैं डिबगिंग हमारे पास टेस्टिंग में मददगार साबित हो रही होती है। डिबगिंग में हम एरर्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए भी हमें फ्लो चार्ट बहुत हेल्प करता है। Then we have some disadvantages of flowchart, which are time consuming. Flowchart designing a flowchart is very time consuming process obviously. अब छोटे प्रोग्राम्स पे हमने किया है तो हमें लगता है हाँ फ्लोचार्ट डिज़ाइन कर लिया तो ये बहुत ही आसान है और हम फ्लोचार्ट को देखते हुए कोड भी कर सकते हैं। वो सब अपनी जगह है, बट अगर जब हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स होती है या फिर बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स फ्लोचार्ट बनना शुरू हो जाते हैं जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ठीक है। सेकेंड में आप कॉम्प्लेक्स, इट इज़ नॉट ईजी टू ड्रॉ फ्लोचार्ट ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। और ये अगर आप पूरे एक फाइनेंस सिस्टम का फ्लोचार्ट बनाने बैठे तो ये आपके लिए बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा कि आप एक फाइनेंस सिस्टम का फ्लोचार्ट बना पाए। आप कुछ केसेस का फ्लोचार्ट ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन आप पूरे एक फाइनेंस सिस्टम का फ्लोचार्ट नहीं बना सकते, क्योंकि एक फाइनेंस सिस्टम बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट है। तो आप कुछ स्पेसिफिक केसेस का फ्लोचार्ट बनाएंगे तो वो ज़्यादा आसान रहेगा, जबकि आप पूरे मॉडल के लिए या पूरे एक सॉफ्टवेयर के लिए आप फ्लोचार्ट नहीं बना सकते, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे। There is no standard in the flowchart. There is no standard to determine the quantity of detail. हमारे पास फ्लोचार्ट के अंदर कोई क्वांटिटी सेट नहीं है कि हमें इतनी डिटेल डालनी है। ये यूजर के ऊपर होता है या डेवलपर के ऊपर होता है या उस बंदे के ऊपर होता है जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहा होता है कि वो कितनी डिटेल दे रहा है फ्लोचार्ट के अंदर। what we have difficult to modify, फ्लोचार्ट्स जो होते हैं अगर कॉम्प्लेक्स हो तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है उनको मॉडिफाई करना या उनको चेंज करना। So this is all from my side. If you have any query, you can ask me in the classroom. Thank you so much.